हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 14 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे देश की एक और साइट जिसको बोलते हैं मराठा फोर्ट सिस्टम, इसे दोस्तों मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मतलब किले हैं कोई एक किला नहीं है, ये दोस्तों ग्रुप है, करीब मतलब 12 किलों का ग्रुप है जो कि मतलब मराठा लोगों ने बनवाया था अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है खास बात कि मतलब ये सिर्फ कोई मतलब हिली मतलब किले नहीं है, ये हैं दोस्तों आप मान लीजिए कुछ इसमें आइलैंड वाले फोर्ट हैं, कुछ आपके कोस्टल फोर्ट हैं, कुछ हिल वाले फोर्ट हैं, कुछ मिक्सअप है हिल और प्लेट्यू को मतलब फोर्ट है ना। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, याद करने वाली बात कि जो मतलब 41वीं 42वीं और 43वीं साइट थी, जैसे 2023 में 2 साइट मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, उसमें जो पहली 41वीं साइट थी वो शांति निकेतन है 2023 में, मतलब वेस्ट बंगाल, मतलब ये उसके बाद आ जाता है आपका 42वीं साइट जो कि कर्नाटका की सेक्रेड एंसेम्बल्स मतलब पवित्र स्थानों का समूह होता है ना, वही है दोस्तों, है ना। इसको 42वां दर्जा मिला था, 42वां बना था इंडिया का दोस्तों, है ना। और 23वां कौन सा बना, 43वां कौन सा बना था, ये 43rd ये मोइदम है, ये असम में है दोस्तों, है ना। ये क्या है दोस्तों, मतलब एक तरह से मतलब समझ लीजिए जो अहोम साम्राज्य के इलाइट पर्सन होते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो होते थे, रॉयल मेंबर्स जो होते थे, उनको मतलब दफनाने का एक प्रक्रिया होती थी, एक स्ट्रक्चर खड़ा करते थे, उसी को मतलब मोइदम कहा जाता है। 2024 में इसको मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, जैसे कि दोस्तों नए ये जो मतलब हेरिटेज साइट है ना, ये 3 तरह से डिफाइन है, जैसे कल्चरल भी होती हैं, नेचुरल भी होती है और मिक्स। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। कल्चर में जैसे कि लास्ट के 2 साल का हम लोगों ने पढ़ लिया, नेचुरल में आपको सब देखना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है पूछ सकता है, जैसे ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है, ये 2000 मतलब डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब नेचुरल है दोस्तों, ये असम में है। उसके बाद कियोला देव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है। नंदा देवी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों का है, एक 1988 में और 2005, ये दोनों आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और छठी है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में और वेस्टर्न घाट, ये समूह है दोस्तों, मतलब करीब 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। एक्सेप्ट मतलब एक बीच में पालघाट मतलब गैप आता है जो केरला में पड़ता है, उसको छोड़ देंगे तो 1600 किलोमीटर तक अनइंटरप्टेड है। ठीक है, मतलब लगातार है ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, मतलब किसके अंडर स्पैन करता है जान लीजिए, गुजरात से, फिर महाराष्ट्र से, फिर गोवा, फिर मतलब कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, सारे में ये फैला हुआ। ठीक, और तीसरा टाइप आ जाता है मिक्स्ड, जो कि मतलब मिक्स होता है, उसमें सिर्फ एक ही आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में। ठीक है, 43rd तो हम लोग जान लिए मोइदम होता है, मतलब बुरियल साई सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी है, असम में है। ठीक है, 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन सा है, यही है दोस्तों, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मराठा फोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ पे मतलब चुना गया इसको, मतलब ये 47th सेशन जो हुआ था ना वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि पेरिस में भी हाल फिलहाल में हुआ, वहाँ पे मतलब तय किया गया कि इसको मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 2025 को ये दर्जा दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में। इसको मराठा फोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये नेटवर्क है 12 फोर्ट का, मतलब 12 किलों का एक नेटवर्क है। ठीक है, जो कि मतलब इंडिजीनियस डिफेंस को मतलब आपको मतलब शो करेगा, मतलब कि मतलब कितना इंडिजीनियसली हम लोग डिफेंस स्ट्रेटेजीज मतलब मजबूत थी हमारे मराठा एम्पायर की 17 से 19 सेंचुरी के बीच में, जब तक मतलब अंग्रेजों ने मतलब तख्ता पलट नहीं किया ये मराठों का। ठीक है, वेरी क्रिटिकल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट मुगल्स हो गए, निजाम हो गए, और बाद में ब्रिटिश से भी काफ़ी मदद किया था डिफेंस करने के लिए। ठीक है, किसने, इन्हीं किलों ने। ठीक, उसके बाद दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड अंडर, ये जो सिस्टम था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में स्टार्ट हुआ था, बाकी तो आगे तक चला ही था, संभाजी महाराज भी थे, है ना। उसके बाद आप जान लीजिए इंक्लूडेड, हाँ ये यही इंपॉर्टेंट बताना दोस्तों, कोई भी साइट को अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा देना है तो उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में कम से कम 1 साल तक रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो है 2021 से ही इसकी लिस्ट में था, मतलब क्या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो था 2021 से ही इस लिस्ट में था, और अब जाके इसको मतलब इस चीज का दर्जा मिला है कि ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, और बाकी जो 12 किले हैं दोस्तों, उसमें से जो देखिए आइलैंड किले हो गए, मतलब कोस्टल वाले फोर्ट हो गए, हिल फोर्ट हो गए, हिल फॉरेस्ट फोर्ट हो गए, उसके बाद आपका हो गया हिल प्लेट्यू फोर्ट। इसमें आप ध्यान रखिएगा आइलैंड फोर्ट में आपका सिंधु दुर्ग हो गया। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे कोर्ट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, कुछ जो है वो एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना उसके अंडर में भी है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जैसे सिंधु दुर्ग हो गया, सुवर्ण दुर्ग हो गया, ये दोनों एएसआई के अंडर में है। खंडेरी जो है ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में, सारी की सारी महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं। और ये जो सिंधु दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग है ना, ये दोनों मतलब आपका कोनकर केस्ट और ये अरेबियन सी आइलैंड में है। ठीक है, उसके बाद आपका कोस्टल फोर्ट में आपका इकलौता विजय दुर्ग आता है, जो कि आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हिल फोर्ट में आपका सलहेर हो गया, शिवनेरी हो गया, लोहगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया, राजगढ़,
ये सारी महाराष्ट्र के अंडर में है। तो दोस्तों एक इसमें देख लीजिए जिंगी फोर्ट जो है, जो कि मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, ये तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और बाकी जो राजगढ़ है, रायगढ़ है, लोहगढ़ है, शिवनेरी, सलेर, ये प्रॉपर मतलब हिल फोर्ट है और मतलब ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें सलेर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू है और राजगढ़ जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू है। बाकी जो शिवनेरी, लोहगढ़ और रायगढ़ है, ये सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, मतलब देख रेख में। ठीक है, उसके बाद एक मिक्सचर है हिल और फॉरेस्ट फोर्ट का, तो वो है प्रतापगढ़। ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मतलब देख रेख किया जाता है। उसके बाद हिल प्लेट्यू, मतलब एक प्लेट्यू का भी मतलब हिल और प्लेट्यू का मिक्सअप होकर भी एक पन्हाला है फोर्ट, जिसका देख रेख ASI करता है, वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद सेकंड न्यूज और करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजीनियस, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि अस्त्र मिसाइल है क्या दोस्तों, तो आप जान लीजिए अस्त्र मिसाइल जो है ये बियॉन्ड एज रेंज, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आप ये जान लीजिए बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब ये इंडिया का पहला जो है BVRAAM है, मतलब इंडिया का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा में ही, मतलब रह के हवा में ही उड़ा देगा दूसरे मतलब दुश्मन के मतलब जो भी टारगेट आएगा। ठीक है, अब ये जान लीजिए बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पायलट सामने जो दुश्मन का कोई भी चीज आ रहा है, जहाज है या कोई रॉकेट आया, तो अगर उसको देख नहीं भी पा रहा है तब भी ये मतलब रडार की मदद से या किसी तरह डिटेक्ट करके उसको उड़ा देगा। मतलब जरूरी नहीं कि पायलट को दिखना ही चाहिए वो। ठीक है, मतलब यही इसका बेस्ट पार्ट है। इसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है अगर मार्क 1 की बात करेंगे, और अगर अस्त्र मार्क 2 की बात करेंगे 160 से 200 किलोमीटर है रेंज। ठीक है, स्पीड इसकी मतलब मैक 4.5 से ज्यादा है, मतलब मैक 4.5 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ साउंड से 4.5 गुना और उससे भी ज्यादा। ठीक है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है DRDO के थ्रू। ठीक है, और मैन्युफैक्चर किसने किया, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है DRDO ने डेवलप किया। ठीक है, अब इसी में जान लीजिए अदर कंट्रीज का भी यही मतलब अगर कैटेगरी में देखेंगे, इस कैटेगरी में BV राम में मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी में, तो USA का AM-120 है, ARC-77 रशिया का है, मेट्योर फ्रांस का है, ये सारे यही है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है, दो तरह की मिसाइल होती है दोस्तों, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जैसे यहाँ से आपने दागा बैलिस्टिक मिसाइल, ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा और फिर आके दुगनी तिगनी स्पीड से आके अपने टारगेट को ये ध्वस्त करेगा। इसमें क्या है कि दोस्तों इसको डिटेक्ट तो हो जाएगा, पर इसको आप समझ लीजिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब ऊपर से आता है तो बहुत तेज स्पीड से आता है। उसके बाद ये है कि एक क्रूज मिसाइल होता है, ये जैसे थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद सीधे जाके टारगेट को अचीव करेगा ये। ठीक है, इसको मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इंटरसेप्ट करना आसान होता है। ठीक है, ये जनरल मतलब डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है जनरली मतलब हाइपरसोनिक स्पीड तक जाती हैं, मतलब सुपरसोनिक स्पीड तक, और ये रॉकेट प्रोपेल्ड होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं तो मतलब स्टार्टिंग में जो पावर चाहिए उसको मतलब रॉकेट वाला चाहिए ना, ताकि वो मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर जाए फिर आए, है ना। माने मतलब समझ लीजिए इनिशियल बूस्ट फेज के लिए उसको रॉकेट प्रोपेल्ड या रॉकेट पावर्ड मतलब किया जाता है। ठीक है, ये एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, ये देख रहे हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बोला जाता है इसे। ठीक है, इजियर, वही बोल रहा था मैं, जो इजियर टू डिटेक्ट अर्ली बट हार्डर टू इंटरसेप्ट ड्यू टू देयर स्पीड। जैसे इस कैटेगरी में आपका पृथ्वी हो गया, अग्नि सीरीज मिसाइल हो गया, अग्नि 5 जो आता है इस सीरीज में दोस्तों, वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद क्रूज मिसाइल क्या है दोस्तों, ये जेट इंजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंडर में रहते हैं इसलिए जेट इंजन इनको प्रोवाइड किया जाता है, पावर किया जाता है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा मतलब ये होगा कि मतलब डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अर्ली बट हार्डर मतलब इजियर टू इंटरसेप्ट ड्यू टू देयर स्पीड। समझ लो, मतलब डिटेक्ट करना ही मुश्किल है, पर अगर डिटेक्ट कर लिए तो इनको इंटरसेप्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, इनकी जो स्पीड होती है सबसोनिक या सुपरसोनिक स्पीड के पास ही होती है। ठीक, और वही मैं अग्नि 5 बता रहा था दोस्तों, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मतलब अगर एक देश जो है मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में मार सकता है, जैसे एशिया मतलब यूरोप, एशिया में इंडिया है तो इंडिया मार देगा, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी मार सकता है। ठीक है, इनकी मतलब जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है या इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होती है, उनकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, थर्ड न्यूज है इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज 2025 वाला है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मतलब जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी है ना, उन्होंने विश्व धर्म संसद में जो भाषण दिया था 11 सितंबर 1893 को, काफी फेमस हो, तो उसी के मतलब उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का थीम जो है इसका दोस्तों, मतलब जो मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज 2025 जो होगा मतलब न्यू दिल्ली में होगा इस बार, उसके थीम है रिक्लेमिंग इंडिया नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट
हेरिटेज। ठीक है, बस इतना जान लीजिए 11 से 13 तक। अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों, इसमें जानने वाली बात है ज्ञान भारत तब मिशन। ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? ये दोस्तों जो बजट हुआ था ना 2025 से 26 के लिए यूनियन बजट, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था और लॉन्च किया गया था 9 जून 2025 में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि टू प्रिजर्व एंड डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, डिजिटाइज मतलब जो मतलब आपका पेपर फॉर्म में है उसको मतलब कंप्यूटर की मदद से डिजिटाइज कर देना। ठीक है, जबकि हमेशा के लिए रिकॉर्ड बना रहे उसका। ठीक, इसका बजट कितना अलाउड किया गया? 60 करोड़। मतलब जो मतलब उसके मतलब एक एनएमएम प्रोजेक्ट नहीं होता नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, उसके थ्रू मतलब उसका पहले जो बजट था 3.5 करोड़ था, उसको बढ़ा के अब 60 करोड़ कर दिया। किसके अंडर में? ज्ञान भारत मिशन। ये जान लीजिए ये जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है ये मतलब इसका एडवांस वर्जन मान नहीं है एक तरह से ज्ञान भारत मिशन, मतलब समझ लीजिए ये जो है पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये अभी लाया गया है। ठीक है, उन्हीं को मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि मतलब जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे थे उन्हीं को और मतलब इनहेंस करने के लिए लाया गया है। ठीक है, इन्हेंसमेंट है इनके ऊपर एक, जैसे एनएमएम प्रोजेक्ट है ना उसके लिए, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव और भी काम कर रहे हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट को मतलब कंजर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इन्हेंसमेंट के लिए लाया गया। ठीक है, और इसके अंदर किया क्या जाएगा, करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट जो अक्रॉस इंडिया, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे किसी भी एंशिएंट मंदिर में हो, चाहे जहाँ पे भी हो, उनको मतलब प्रिजर्व करने की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों कि इसके अंडर में 32 मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर्स खोले जाएंगे ज्ञान भारत मिशन में। अब जान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है दोस्तों। मैन्युस्क्रिप्ट कोई प्रिंटेड बुक या फोटोग्राफिक कॉपीज ये सब नहीं होता दोस्तों। मैन्युस्क्रिप्ट कहलाने के लिए किसी भी मतलब हैंड रिटन कॉम्पोजिशन जो किसी मटेरियल पे, चाहे पेपर हो, चाहे पाम लीफ हो, या क्लोथ पे हो, या बर्च बार्क पे लिखी हो, वो 75 साल से ज्यादा पुरानी हो और उसका कुछ मतलब निकलता हो, जैसे चाहे वो साइंटिफिक मतलब हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे लिटरेरी हो, चाहे कल्चरल वैल्यू, कुछ ना कुछ निकलता हो, तभी उसको मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो अदर इनिशिएटिव भी हैं दोस्तों जो मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन काम करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ज्ञान भारत मिशन एक इन्हेंसमेंट है इनके ऊपर, जो पहले से मतलब चलते आ रहे हैं ना इनिशिएटिव उनके ऊपर। अदर इनिशिएटिव में जैसे कि ये है मतलब नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। ठीक है, इस 2003 में स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर के अंडर में चलता है ये। उसके बाद आपका ये है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में, ये करीब 3600 दोस्तों रियल मैन्युस्क्रिप्ट को मेंटेन करता है और उनको कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये मान लीजिए एक तरह का पहला मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट था कि डॉक्यूमेंट को मतलब जो भी मतलब डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन जो टेक्सटाइल हेरिटेज है उनको मतलब डिजिटाइज करने के लिए पहला को आपका मतलब वन ऑफ द पहला मान लीजिए। ठीक है, ये स्टेप था। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। इसके फाउंडर कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, काम क्या था? इंगेज्ड इन डिजिटाइज संस्कृत, पाली एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट टू डॉक्यूमेंट इंडियन हेरिटेज साइट। ठीक है, अब थोड़ा सा लीगल प्रोविजन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आप मान लीजिए, वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जो कि मतलब ये हेरिटेज साइट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब या फिर मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर, या फिर मतलब हमारे कल्चरल या फिर मतलब जो भी हिस्टोरिकल वैल्यू वाली चीज होती है ना उस पर काम करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 29 ये देता है राइट किस मतलब ये देता है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है। ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज में है उनके कल्चरल राइट्स की प्रोटेक्शन करने का हक इसमें 29 में दिया गया, आर्टिकल 29। उस पर आर्टिकल 49 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि स्टेट को जो भी मतलब उसके मॉन्यूमेंट्स हैं और जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो जिसका आर्टिस्टिक या फिर मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू हो उसको मतलब प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 51A का F। ठीक है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि मतलब टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया कंपोजिट कल्चर। मतलब ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि मतलब अपनी जो मतलब हेरिटेज वैल्यू रखते हैं जो भी मतलब इंडिया की मतलब मॉन्यूमेंट हो गया या फिर कोई भी कल्चरल कंपोजिट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू करना, उसको प्रिजर्व करना मतलब एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद आर्टिकल 22 ये क्या है कि एक तरह से इंटरप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि राइट टू लाइफ को इंक्लूड किया जाता है, राइट टू कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस टू कल्चरल एसेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? लिथुआनिया मूव्स टू सेव बाल्टिक सील्स। अब हम लोग जान लेते हैं लिथुआनिया क्या है दोस्तों। लिथुआनिया क्या है दोस्तों? बाल्टिक नेशन है। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पे एक सील पाई जाती है जो ग्रे कलर की होती है ना, वो सील पाई जाती है, उसी कंजर्वेशन की बात ये कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बर्फ पिघल रही है और बर्फ ये जो जानवर रहते हैं, ये जो सील है, ये मतलब ग्रे कलर की होती हैं, ये सील ग्रे सील्स, ये मतलब उसी की वजह से मतलब टिकी हुई है, मतलब बर्फ में ही रहने वाली, बर्फ ही इनको छुपा के रखता है,
ये जो बच्चे बच्चे करते हैं ना, तो बर्फ काफी रोल रहता है उनका बच्चों को बचाने में, है ना। तो वो अब धीरे धीरे पिघल रही है, तो मतलब इनकी शिकार भी हो रही है। एक समय 1 लाख के ऊपर थे, फिर बीच में घट गए थे 4-5 हज़ार, फिर अभी इनकी करीब करीब मतलब 50 हज़ार तक मतलब इनकी पॉपुलेशन है। हम लोग के जानने की बात ये है कि मतलब सही इनका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोरियोस ग्रिपस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जान लीजिए, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है लीस्ट कंसर्न, पर आबादी कम हो रही है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अगर बर्फ कम होगी तो मतलब खत्म होंगे ना। हम लोग को जानने वाली बात है कि बाल्टिक सी जो है उसमें कौन सी मतलब कंट्रीज इसको टच करते हैं। ये जान लीजिए दोस्तों, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, यही तीनों मिलकर बाल्टिक नेशन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, तो यही 2-3 कंट्रीज है दोस्तों, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप मैप में देखिए दोस्तों, है ना। ये है आपका बाल्टिक सी, ठीक है। तो यहाँ से इस्टोनिया हो गया, लाटविया होगा और लिथुआनिया, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, आपका ये बाल्टिक नेशन बनाते हैं। उसके बाद आप बाल्टिक सी से आप टच करेंगे, रसिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क, ये सब भी से टच करते हैं ना। और उसके अलावा आप देखेंगे फिनलैंड, स्वीडन, ये जो देखिए ना, ये स्वीडन हो गया, ये फिनलैंड हो गया, ये सब भी इसको टच करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या जाना, हाँ दोस्तों एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि एक हेलेंस्की कन्वेंशन आया था, ठीक है। इसका मेन रोल क्या था, जो बाल्टिक सी एरिया है ना, वहाँ पे जो इसका मतलब मैरीन इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी इस कन्वेंशन में, हेलेंस्की कन्वेंशन में, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है ना। उसके बाद था फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज है, सेंटर ईयर मार्क्स ₹500 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक परचेज। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, पहले इलेक्ट्रिक ट्रक का जो प्रमोशन हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रमोशन हो रहा था उसमें ट्रक इंक्लूड नहीं था। तो अभी हाल फिलहाल में 500 करोड़ का बजट मतलब अलॉट किया है, पर ये अलग से अलॉट नहीं किया गया है। जो पीएम ई ड्राइव स्कीम में मतलब 10,900 करोड़ का मतलब अलॉटमेंट हुआ था ना, उसी में से यूज किया जाएगा 500 करोड़, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ए न्यू इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम अंडर द पीएम ई ड्राइव। इसी के अंडर में मतलब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम को मतलब लॉन्च किया है, जिसका काम होगा कि करीब 5600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स के परचेसिस में 500 करोड़ तक का सपोर्ट दिया जाए, बस इतना है, ठीक। और ये है कि फर्स्ट डेडिकेटेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ई ट्रक्स फिलिंग अ गैप लेफ्ट बाय, मतलब ये समझ लीजिए जो फेम 1 हो या फेम 2 के द्वारा जो मतलब 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और बसेस और कार्स को सपोर्ट मिला था ना, उसमें ट्रक को नहीं मिला था। तो एक गैप सा हो गया था कि ये ट्रक्स के लिए मतलब कोई तो मतलब कुछ तो मतलब इनिशिएटिव आया, तो उसके लिए ये पहला इनिशिएटिव है ऐसा, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है दोस्तों कि पीएम ई ड्राइव स्कीम है क्या। इसमें हम लोग ई ड्राइव का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डिमांड रिडक्शन इंसेंटिव फॉर व्हीकल्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जो भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको स्टार्टिंग में कुछ मतलब सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है। और ये जान लीजिए एक तरह से मतलब रिप्लेसमेंट है किसका, फेम सेकंड का। फेम सेकंड को इसको नहीं रिप्लेस, क्योंकि फेम सेकंड जो था 2024 ही तक था, है ना। इससे पहले फेम 1 था चल रहा था जो कि 2019 तक था, ठीक है। तो इन्हीं को इसी को रिप्लेस करके ये आया है। इसमें बजट का अलॉटमेंट ये लॉन्च हुआ था 2024 में दोस्तों, पिछले साल हुआ था, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक, वही है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मतलब इंडिया की चारों तरफ मतलब प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया था। बजट कितना अलॉट हुआ था, 10,900 करोड़। और ड्यूरेशन कब तक का है इसका, 2 साल का, 2024 से 26 तक ये चलेगा, मतलब सपोर्ट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें, ठीक है। किसको रिप्लेस किया, फेम 2। अब फेम जान लीजिए, फेम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया दोस्तों, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है ना, उसके अंडर में। इसके तहत 2 बार मतलब 2 फेज स्टार्ट हुए थे। पहला जो था फेम फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट फेज था 2015 से 19 चला था, इसमें थोड़ा सा क्या है पायलट प्रोजेक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा वर्क किया गया था। और फेम सेकंड जो था 2019 से 24 तक, ये इसमें मतलब पर्टिकुलर काम किया गया था, 10,000 करोड़ का मतलब बजट भी अलॉट हुआ था इसके लिए, है ना। इसके बाद आता है दोस्तों 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर। 6 न्यूज क्या है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, एक समय मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने की मतलब राइनो की जो मतलब हॉर्न होते हैं ना, क्या बोलते हैं जो सींग आगे होता है, 1 हॉर्न जो है राइनो सींग होती है, करीब मतलब 2000 से ऊपर भी मतलब जो सींग थे उसको जला दिया। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है कि वही जो मतलब उनके जो अवशेष या कुछ बचा हुआ है लेफ्ट ओवर, उसी को पकड़ के मतलब जेनेटिक एनालिसिस किया जा रहा है असम गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जेनेटिकली उनको एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके सैंपल्स ले गए। तो मतलब थोड़ा सा हम लोग को बस ये जानना है कि ग्रेट 1 हॉर्न राइनो है क्या दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना दोस्तों, इसका एक सिंग होता है इसीलिए इसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। इसको इंडियन राइनोसोरस भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है मोस्टली, ये असम, वेस्ट बंगाल और यूपी में पाया जाता है। असम में तो जान लीजिए पूरी दुनिया में 70% जो पॉपुलेशन इनकी है ना ग्रेट 1 हॉर्न राइनो, उसका 70% ग्लोबली यही पाए जाते हैं, कहाँ पे, असम में, ठीक है। करीब 2400 से भी ज्यादा, ठीक है।
मोर देन 2400। और ये काजीरंगा जो में ही मोस्टली पाए जाते हैं असम के, ठीक है, नेशनल पार्क में ही 70%। और उसके अलावा असम में मानस में भी पाए जाते हैं, पोबितोरा में भी पाए जाते हैं, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क में भी ये पाए जाते हैं। उसको वेस्ट बंगाल में 2 नेशनल पार्क है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, गोरुमारा नेशनल पार्क, और उसके बाद सेकंड है आपका जल्दापारा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में ये दुधवा नेशनल पार्क में मिल जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है, साइट्स में इनको अपेंडिक्स 1 में रखा है, मतलब इंटरनेशनल व्यापार इनका हो नहीं सकता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में इनको शेड्यूल 1 में, मतलब इनका व्यापार और शिकार दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है गज मित्र इनिशिएटिव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया। इसके तहत करेंगे क्या दोस्तों, जैसे कि मतलब हाल फिलहाल में जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज या फिर काटने उठने की वजह से, तो क्या है कि ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसी को टैकल करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव को असम गवर्नमेंट लाई है, ठीक है। इसके अंदर किया क्या जाएगा, जंगल को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाया जाएगा, ताकि मतलब हाथी जो है इससे बाहर ही ना निकले। अब जब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा कैसे। इनके एलिफेंट के लिए कुछ कॉरिडोर बनाए ताकि मतलब उनका इंटरेक्शन हो ही ना लोगों से, है ना। और लोगों को हाथियों के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में बताना, अगर मान लो सामने आ गया तो क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। और हर जगह मतलब मोस्टली एआई कैमरे लगाए जाएंगे जो कि तुरंत अलर्ट करेंगे, अगर कोई भी हाथी वहां से गुजरेगा ना तुरंत उसको अलर्ट कर देंगे। अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि असम के बारे में जान लीजिए। इनके सीएम कौन है असम के, ये है हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है, 126। राज्यसभा सीट कितनी है, 7। और लोकसभा सीट कितनी है, 14। उसके बाद 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, इंडिया रैंक इन फीफा रैंकिंग कितनी हुई है, 133। अभी हाल फिलहाल में रैंकिंग पता चली है मेंस फुटबॉल टीम में, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस इतना जान लीजिए फीफा क्या है। फीफा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन में, ये दुनिया भर में इंटरनेशनली जो फुटबॉल का ऑर्गेनाइज कराते हैं ना, वो वाली मतलब संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना 1904 में थी। मेन मेटा आप ध्यान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर जूरिच में है, स्विट्जरलैंड के, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो, बस इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, जूरिच स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब उसके आता है 7th न्यूज। 7th न्यूज क्या है दोस्तों, 7th न्यूज है श्रावणी मेला। ये कावड़ वाले लोगों को आप देख रहे होंगे, है ना। ये एक्चुअली मेला कहाँ होता है दोस्तों, ये देवघर में बनाया जाता है, झारखंड में काफी फेमस है दोस्तों, देश भर में। यहाँ पे क्या है कि मतलब जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है ना झारखंड में, वहां पे ये मतलब स्टार्ट होता है, मतलब मनाया जाता है इस मेले को, ठीक है। ये श्रावण महीने में आता है, किया जाता है, जुलाई अगस्त में जो पड़ता है, 1 महीने तक ही चलता है। ये 1 महीने चलने का कारण है क्योंकि लोग क्या कहते हैं, एक जगह से गंगा जल लेते हैं और करीब 100 किलोमीटर से ऊपर पैदल चलते हैं, उसके बाद जाके एक और मंदिर में उस जल को गिराते हैं। और ये डेडिकेटेड है शिव जी भगवान को, ठीक है। श्रद्धालु का एक तीर्थ यात्रा करते हैं जिसको कहते हैं कावड़ यात्रा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये अजगैबीनाथ धाम जो कि भागलपुर बिहार में है, मतलब वहां से मतलब ये गंगा जल उठाते हैं जो श्रद्धालु हैं, 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद कहाँ पे जाके छोड़ते हैं जल को, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो कि देवघर झारखंड में है, ठीक है। अब झारखंड में है तो झारखंड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी कैपिटल रांची है, मतलब गवर्नर संतोष गंगवार है, सीएम हेमंत सोरेन है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 81 है, लोकसभा सीट 14 है, और राज्यसभा सीट कितनी है, 6 है। अब 10th न्यूज हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पर कुछ चीजें हैं हम लोग ने छोड़ दिए थे। नामीबिया जैसे पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने यूपीआई सिस्टम को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने यूपीआई के बारे में उतना जाना नहीं था उसमें, तो यूपीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। मतलब पीएम मोदी जी को भी मतलब एक मतलब अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया था नामीबिया ने, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था यूपीआई, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये, 11 अप्रैल 2016 में स्टार्ट हो गया था यूपीआई, ठीक है। अब एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया था। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको मतलब आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है दोस्तों। और इसको कब स्टार्ट किया गया था, 19 दिसंबर 2008 में स्टार्ट हुआ था, और इसी से 8 साल बाद 8/2/16 में यूपीआई को स्टार्ट कर दिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद 11th न्यूज देख लीजिए दोस्तों, गणेश उत्सव। इसको क्या है कि स्टेट फेस्टिवल का दर्जा मिल गया है अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का। स्टेट फेस्टिवल कौन सा है, गणेश उत्सव। अब आप सोचेंगे स्टेट फेस्टिवल हो गया तो क्या मतलब मनाते, तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, जब स्टेट फेस्टिवल किसी फेस्टिवल को घोषित कर देते हैं ना, तो उसके जो बजट और पॉलिसी है ना उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है इस फेस्टिवल को, मतलब अब इसके लिए पॉलिसी और बजट भी होगा, ठीक है। उसके बाद 12th न्यूज और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है तलाश इनिशिएटिव। मैंने हाल फिलहाल में आप लोग को एकलव्य स्कूल के बारे में पढ़ाया था दोस्तों ना, ये उसी के लिए है, ठीक है। तलाश इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और किसके साथ कोलैबोरेट करके, यूनिसेफ इंडिया
उसके साथ कोलैबोरेट करके। इसमें क्या है कि जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, है ना, इस चीज़ को लाया गया है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तरफ से, मतलब नेस्ट काम करेगी और यूनेस्को, यूनिसेफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, इसके इसमें किया क्या जाएगा दोस्तों? एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा बच्चों का और उनके इंटरेस्ट को जाना जाएगा। ठीक है, और जब उनके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को जान लिया जाएगा तो उनको एक कैरियर कार्ड दिया जाएगा। अब कैरियर कार्ड में होगा क्या? कैरियर कार्ड में उनके हिसाब से जो मतलब उनका एप्टीट्यूड है उनके हिसाब से बेस्ट कैरियर ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत तलाश इनिशिएटिव के अंतर्गत दोस्तों टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा ताकि इन बच्चों को वो अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, अब इसमें आप जान लीजिए बस इंपॉर्टेंट क्या है स्टैटिक के लिए। एकलव्य स्कूल का स्थापना स्टार्ट कब हुआ था? 1999 में, और इसकी देखरेख के लिए नेस्ट को बनाया गया था। नेस्ट क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ये 2019 में स्थापना हुई थी और ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में। ठीक, इसके बाद 13 न्यूज और 13 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? भरोसा इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। एक्चुअली क्या है, मतलब बहुत सारे क्राइम होते हैं तो उनका रिपोर्ट नहीं कराते लोग डर के मारे, है ना, तो उसी चीज को कम करने के लिए कि जो अंडर रिपोर्टिंग जो है क्राइम की उसको कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया था। मतलब इसके तहत किया क्या जाएगा? जो भी वुमेन है उनको मतलब उनके मतलब हक के बारे में बताया जाएगा, उनको बताया जाएगा कोई भी इंसिडेंट हो तो मतलब कैसे रिपोर्ट करें, डरे नहीं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस दिया जाएगा। इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या है, करीब मतलब 95 पुलिस वुमेन्स को मतलब ट्रेन किया जाएगा ताकि वुमेन्स की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद 14 न्यूज़ है, बस इतना ये जान लीजिए। शूटिंग, IISSF का जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 और ISSF का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028, ये दोनों कौन होस्ट कराएगा? इंडिया। किसके थ्रू? NRAI क्या है दोस्तों? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो। प्रेसिडेंट ध्यान रखिए कालीकेश नारायण सिंह देव। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।